हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे प्लेटो का आदर्श राज्य किस प्रकार से चित्रित हुआ था प्लेटो के विचारों में, और रिपब्लिक में जिस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की गई, उससे आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हम लोग बता सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम लोग आखिरी बात कर रहे हैं, इस आदर्श राज्य में कमियां क्या थी, यानी कि आदर्श राज्य की क्या क्या आलोचनाएं बताई जा सकती हैं। उन्हीं चीजों को हम आज की क्लास में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहली कमी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम बता सकते हैं, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य को समान माना। आलोचक क्या बोलते हैं कि व्यक्ति और राज्य दोनों समान नहीं हैं। प्लेटो ने अपनी शुरुआती विचारों में कहा था कि व्यक्ति जिस तरह का है, व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, उन्हीं गुणों का वृहद स्वरूप राज्य है। मतलब सूक्ष्म स्तर पर जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसी सूक्ष्म व्यक्ति का एक व्यापक स्तर राज्य के रूप में नजर आता है। तो राज्य और व्यक्ति में एक समानता प्लेटो ने स्थापित की अपने आदर्श राज्य में। आलोचक क्या कहते हैं कि ये समानता गलत है। समानता गलत कैसे? क्योंकि मनुष्य जो है वो एक बायोलॉजिकल प्राणी है, एक जैविक प्राणी है, और उस बायोलॉजिकल प्राणी को हम लोग देख सकते हैं, ये एक भौतिक संरचना है। जबकि राज्य क्या है? राज्य तो एक मानसिक संरचना है। हम केवल विचारों में ये बता सकते हैं कि ये राज्य है। राज्य को देखा नहीं जा सकता, उसकी भौतिक संरचना नहीं है। जिस तरह से मनुष्य की संरचना है, उसी तरह से राज्य की संरचना नहीं है। इसीलिए एक तो ये आधार है जिसके आधार पर आलोचक बोलते हैं कि राज्य और व्यक्ति एक समान नहीं है। फिर दूसरी बात, व्यक्ति के अंदर केवल 3 तत्वों की बात प्लेटो के द्वारा की गई है। और वो क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो ये 3 तत्व हैं, क्षुधा, साहस और विवेक, इसी से पूरा व्यक्ति संचालित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इन्हीं तत्वों से राज्य का भी निर्माण होता है, जिसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं: सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आलोचक ये मानते हैं कि न तो व्यक्ति में केवल 3 तत्व होते हैं, और उसी आधार पर न राज्य के अंदर केवल 3 वर्ग होते हैं। अलग अलग आधारों पर राज्य में भी बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं, और उसी तरह से व्यक्ति के अंदर भी क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर बहुत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। तो जो जो आधार व्यक्ति और राज्य के बीच में समानता का प्लेटो ने स्थापित किया था, उस पूरे आधार की आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई, और ये बताने की कोशिश की गई कि व्यक्ति जो है वो एक अलग है, अलग संरचना है, और राज्य है वो एक अलग संरचना है। राज्य को व्यक्ति के वृहद स्वरूप के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये पहली आलोचना जो आदर्श राज्य के बारे में बताई जाती है। दूसरी आलोचना की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य में बहुत सारे विरोधाभास नजर आते हैं। देखिए, विरोधाभास किसको बोलते हैं हम? विरोधाभास का मतलब ये है कि दो अलग अलग तरह की बात करना, है ना, कि एक ही तथ्य से जुड़ी हुई दो अलग अलग विरोधी बातें जब की जाती है तो उसको हम विरोधाभासी बात कहते हैं। प्लेटो के इस आदर्श राज्य में भी विरोधाभास नजर आता है। अलग अलग तर्कों के आधार पर हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य में एकता की बात की गई है। एकता किसमें? प्लेटो ये कहता है कि ये जो 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, ये तीनों मिलकर जब न्याय की स्थापना करेंगे तो उस न्याय से राज्य में एकता आएगी। यानी कि वो वर्गीय एकता की बात करता है। तो एक तरफ तो उसने वर्गों के बीच में एकता की बात की, दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि ये आदर्श राज्य न्याय पर टिका हुआ है। और न्याय कब होगा? जब तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित काम करेंगे। मतलब वो तीनों वर्गों को अलग अलग कर देता है। सैनिक वर्ग को रक्षा का काम के लिए जिम्मेदार बना देता है, उत्पादक वर्ग को उत्पादन के लिए जिम्मेदार बना देता है, और दार्शनिक वर्ग को शासन के लिए जिम्मेदार बना देता है। यानी कि वो गुणों
कर्मों और प्रकृति के आधार पर तीनों वर्गों को पृथक कर देता है। तो ये दोनों विरोधी बातें हैं। एक तरफ पृथकता की बात की गई है और दूसरी तरफ उन वर्गों में एकता की बात की गई है। तो संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो ये सिद्धांत एक विरोधाभासी सिद्धांत हमको नजर आता है। दूसरी बात, प्लेटो ये जब ये कहता है कि ये राज्य के अंदर तीन अलग अलग वर्ग हैं और तीनों के अंदर अहस्तक्षेप की बात रहेगी, तीनों वर्ग अहस्तक्षेप के उपसिद्धांत के आधार पर काम करेंगे, तो आलोचक क्या कहते हैं कि किसी भी राज्य की सुदृढ़ता के लिए ये जरूरी है कि वो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, और सहयोग करने के लिए आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के कार्यों में वो सुझाव भी दे सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, एक तरह का वो हस्तक्षेप भी होता है। तो जब राज्य के अंदर एकता स्थापित करनी है और वर्गीय सहयोग स्थापित करना है तो उनको पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये एक विरोधाभास हम यहाँ पर फिर बता सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर एक और तर्क क्या दिया जाता है कि एक तरफ तो प्लेटो ये कहता है कि राज्य के अंदर अहस्तक्षेप की बात, अहस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकारा गया है, यानी कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो दार्शनिक वर्ग को क्या अधिकार देता है, दार्शनिक वर्ग यानी कि जो शासक वर्ग है उसको ये अधिकार है कि वो बाकी के जो दो वर्ग हैं, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उन पर नियंत्रण रखेगा। अब जब अहस्तक्षेप की बात है तो नियंत्रण तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो नियंत्रण की बात भी करता है और वो अहस्तक्षेप की बात भी करता है। तो ये एक और विरोधाभास जो हमको नजर आता है। तीसरा एक और तर्क यहाँ पर हम बता सकते हैं विरोधाभास की आलोचना में, कि प्लेटो ने ये कहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, राज्य के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है, वो केवल अभिभावक वर्ग ग्रहण करेगा। अभिभावक वर्ग में कौन आता है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, केवल उन्हीं को शिक्षा प्रदान की जाएगी, उत्पादक वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो एक तरफ तो वो ये बात कहता है कि उत्पादक वर्ग शिक्षा से वंचित है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि व्यक्ति की योग, उसके अंदर जो गुण हैं, उस प्रधान गुण के आधार पर उसके वर्ग का निर्धारण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि अगर किसी बच्चे का जन्म उत्पादक वर्ग के परिवार में हुआ है, कोई अभिभावक है जो उत्पादक वर्ग से हैं, अगर उनका कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है और अगर उसके अंदर विवेक की मात्रा ज्यादा है, तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि एक तरफ उसने क्या कहा, उत्पादक वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि शिक्षा ग्रहण करना अभिभावक वर्ग का अधिकार है। तो ये दो अलग अलग विरोधी तथ्य हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेट या उसमें सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। इसीलिए आलोचक क्या कहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में विरोधाभास देखने को मिलता है। ये दूसरी आलोचना। आदर्श राज्य के बारे में तीसरी कमी हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य पूरी तरह से अव्यवहारिक और काल्पनिक है। अव्यवहारिक का मतलब होता है जिसको व्यवहार में अपनाया ही नहीं जा सकता, और काल्पनिक का मतलब जो केवल आदर्शों और कल्पनाओं, मतलब विचारों, हम कहते हैं ना बैठे बैठे सपना देखना, तो वैसे प्लेटो ने कल्पनाओं में सपना देखा और उस सपने के आधार पर उसने आदर्श राज्य को प्रस्तुत किया। क्यों यह अव्यवहारिक और काल्पनिक है? क्योंकि यथार्थ यानी कि हकीकत से प्लेटो के आदर्शवादी विचारों का कोई लेना देना नहीं है। उसने जिस आदर्श राज्य की बात की उसका यथार्थ से कोई सरोकार नहीं है। ये पूरी तरह से प्रत्यय यानी कि उसके अपने विचारों का परिणाम है। प्लेटो ने जैसा सोचा वैसे विचार उसने प्रस्तुत कर दिए। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके जो विचार हैं वो विचार हकीकत से मिलते जुलते हैं या नहीं। जैसे प्लेटो ने क्या कहा कि साम्यवादी व्यवस्था के तहत जो अभिभावक वर्ग है उसको ना तो परिवार रखने का अधिकार होगा और ना संपत्ति रखने का अधिकार होगा, और इसीलिए जब अभिभावक वर्ग अपना काम करेगा, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा, तो वो न्याय की स्थापना होगी, है ना। तो क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को पैसों से, संपत्ति से या परिवार से वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी को परिवार और संपत्ति से वंचित करेंगे तो फिर वो किसके लिए काम करेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर है कि प्लेटो ने न्याय की स्थापना के साधन के रूप में जिस साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया, उस साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना संभव ही नहीं है, ये अव्यवहारिक है। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि प्लेटो का जो सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है और काल्पनिक है। इसी तरह से प्लेटो क्या कहता है
कि शासक वर्ग जो है वो नियंत्रण से मुक्त रहेगा, न तो उसके ऊपर जनमत का नियंत्रण रहेगा और न ही उसके ऊपर कानून का नियंत्रण रहेगा, लेकिन उसके बावजूद शासक वर्ग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अब आप हम लोग खुद ये बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को निरपेक्ष शक्तियां मिल जाए, असीमित शक्तियां मिल जाए और उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं हो, तो वो कैसे अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं करेगा? डेफिनेटली वो अपनी शक्तियों का मिसयूज करेगा और उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वो निरंकुश शासक बन सकता है। तो व्यवहार में ये भी संभव नहीं है कि एक शासक को नियंत्रण से मुक्त रख दो और फिर उससे ये अपेक्षा करो कि वो कर्तव्यनिष्ठ होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ये एक अव्यवहारिक कल्पना है जो प्लेटो ने प्रस्तुत की। अब इस पूरी आलोचना में हम दो महत्वपूर्ण बातें और जोड़ सकते हैं। स्वयं प्लेटो ने यह स्वीकार किया कि उसने जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है यथार्थ में वो संभव ही नहीं है, उस आदर्श राज्य को स्थापित ही नहीं किया जा सकता। स्वयं प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की इस कमी को उजागर किया है। दो बातें और जिस पर मैंने पहले भी कहा, कई बार आपके 2 नंबर का प्रश्न भी बनता है। प्लेटो की इसी अव्यवहारिक और काल्पनिक विचार के आधार पर मैक्सी जो एक विद्वान हुए, उन्होंने प्लेटो को क्या कहा कि वो प्रथम कल्पनावादी विचारक है। कल्पनावादी विचारक मतलब जो बैठे बैठे सपने देख लेता है, कयास लगा देता है और उन्हीं सपनों और कयासों के आधार पर वो अपने विचारों में जो जो विचार आ रहे हैं उनको मूर्त रूप दे देता है। इसलिए मैक्सी उनको प्रथम कल्पनावादी विचारक कहते हैं। इसी तरह से डनिंग ने क्या कहा था कि प्लेटो जो है वो कल्पना के साथ रोमांस करता है। मतलब कल्पना के साथ रोमांस का मतलब मन मर्जी से जो कल्पना अच्छी लगे, प्यारी लगे, उस कल्पना को आप कागज पे मूर्त रूप दे दो। तो प्लेटो ने वही किया। उसको जो जो अच्छा लगा अपने विचारों के अंदर, अपनी कल्पनाओं के अंदर, उन अच्छी बातों को उसने ये नहीं देखा कि वो यथार्थ में सही है या नहीं, उसको उसने आदर्श राज्य के रूप में व्यक्त कर दिया। तो कहने का मतलब इस पूरी आलोचना का सार हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो ने जिन जिन रूपों में अपने आदर्श राज्य को व्यक्त किया वो सभी अव्यवहारिक हैं और साथ ही साथ काल्पनिक हैं। ये तीसरी आलोचना प्लेटो के आदर्श राज्य से जुड़ी हुई। चौथी आलोचना की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जिस स्पेशलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है, वो भी अहितकारी है, वो फ्रूटफुल नहीं है। अहितकारी मतलब ऐसा सिद्धांत जिससे आम लोगों का लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कार्य विशिष्टीकरण के अंदर क्या देखा था? प्लेटो ये कहता है कि समाज के अंदर 3 प्रमुख कार्य हैं और तीनों विशेष काम हैं: उत्पादन करना, रक्षा करना और शासन करना। और ये 3 विशेष काम मनुष्य के जो 3 विशेष गुण हैं उसके आधार पर किए जाएंगे। जो व्यक्ति विवेक का गुण अपने अंदर रखते हैं वो शासन का काम करेंगे, जो व्यक्ति साहस का गुण रखते हैं वो रक्षा का काम करेंगे, और जो व्यक्ति क्षुधा का गुण अपने अंदर रखते हैं वो उत्पादन का काम करेंगे। मतलब एक विशेष गुण के आधार पर एक विशेष कार्य को करने की बात प्लेटो के इस आदर्श राज्य में नजर आती है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि अगर इस विशिष्टीकरण के सिद्धांत को क्रियान्वित कर दिया जाता है, मतलब हर व्यक्ति को यह बाउंड कर दिया जाता है कि आप अपने प्रधान गुण के आधार पर ही काम करोगे, तब क्या होगा? एक व्यक्ति एक ही तरह का काम आजीवन करेगा, यानी कि, और या हम ये कह सकते हैं एक पूरा वर्ग एक ही प्रकार के काम आजीवन करेगा। तो ये क्या व्यवहार में संभव है? नहीं। आलोचक क्या कहते हैं? अगर इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर दी जाए कि मेरे अंदर क्षुधा की मात्रा ज्यादा है तो मुझे आजीवन केवल उत्पादन का ही काम करना है, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि मैं अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरा कोई काम करने की आजादी ही नहीं होगी। मुझे केवल आजीवन उत्पादन के काम से जुड़ा रहना है, तो ये मेरा व्यक्तित्व जो है वो अधूरा रह जाएगा। आलोचक क्या कहते हैं कि कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उसके चरित्र का 1/3 हिस्सा वही विकसित हो पाएगा। 1/3 हिस्सा मतलब, क्योंकि उसके चरित्र में 3 गुण हैं, तो जो गुण प्रधान है वो तो और अच्छा सुधर जाएगा, उसमें तो और सुधार हो जाएगा, लेकिन बाकी गुणों का विकास उसके अंदर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अधूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
दूसरी बात आलोचक क्या कहते हैं कि कार्य विशिष्टीकरण के कारण समाज में तीन अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। एक उत्पादक वर्ग बन जाएगा, एक सैनिक वर्ग बन जाएगा, एक दार्शनिक वर्ग बन जाएगा, और तीनों वर्ग मतलब अपने अपने दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। और जब तीनों वर्गों को एक दूसरे के काम में न तो हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, न सामंजस्य बिठाने का अधिकार होगा, तो इससे राज्य की एकता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सब केवल अपने अपने काम से जुड़े रहेंगे, उन्हें अपने अपने काम से मतलब रहेगा। तो ये कार्य विशिष्टीकरण राज्य को तीन अलग अलग हितों वाले, तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित करके राज्य की एकता पर संकट उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। फिर कार्य विशिष्टीकरण की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि आजीवन कोई व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, व्यवहार में यह संभव ही नहीं है। जैसे प्लेटो क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर साहस की मात्रा ज्यादा है तो वो जब तक जिंदा है तब तक वो सैनिक का काम करेगा। अब ये कैसे संभव है, क्योंकि हमें पता है कि युवा अवस्था में तो व्यक्ति में जोश होता है, साहस होता है, तो वो सैनिक का काम कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, वो वृद्ध होता जाता है, उसके अंदर साहस की मात्रा खत्म हो जाती है। तो व्यवहार में यह संभव ही नहीं है कि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत आजीवन व्यक्ति के साथ जुड़ा रहे। तो ये एक और आलोचना। तीसरी बात एक और जो इसी संदर्भ में हम कर सकते हैं कि प्लेटो ने कार्य विशिष्टीकरण के तहत अलग अलग वर्ग बना दिए, है ना। तो आलोचक क्या कहते हैं कि जब वर्ग बन जाते हैं, एक उत्पादक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक दार्शनिक वर्ग होगा, तो ये कालांतर में जाति व्यवस्था में बदलने की पूरी संभावना रहती है। वो क्या कहता है, प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति का वर्ग का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होगा, उसके गुणों के आधार पर होगा। लेकिन जिस तरह से उसने आदर्श राज्य के संचालन की बात की है, उस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उसके वर्गों का निर्माण धीरे धीरे गुणों के स्थान पर जाति जन्म के आधार पर होने की संभावना हो जाएगी, और उससे जो जाति व्यवस्था है वो विकसित होगी। तो ये कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत उपयोगी नहीं मान सकते, ये अहितकर है समाज के लिए, राज्य के लिए। ये चौथी आलोचना। पांचवी आलोचना क्या बता सकते हैं कि प्लेटो ने जिस साम्यवादी व्यवस्था की बात की, वो साम्यवादी व्यवस्था पूरी तरह से अनुचित है। हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लेटो ये मानता है कि जो राज्य के दो प्रमुख कार्य है, शासन करना और रक्षा करना, ये दोनों प्रमुख कार्य कौन करता है, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में हमने लिया था दार्शनिक वर्ग को और सैनिक वर्ग को। तो ये दोनों वर्ग राज्य के दो प्रमुख काम कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर राज्य का प्रमुख दारोमदार है, इन्हीं के ऊपर राज्य की रक्षा और राज्य के संचालन की जिम्मेदारी है। तो ये वर्ग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम करे, इसके लिए जरूरी क्या है कि ये किसी भी मोह में नहीं बंधे, इनको किसी भी प्रकार का लालच नहीं हो। अब यहाँ लालच की क्या बात है, तो प्लेटो ने दो वर्ड यूज किए थे, कंचन और कामिनी। कंचन का मतलब पैसा, कामिनी का मतलब परिवार। प्लेटो क्या मानता है कि अगर अभिभावक वर्ग अपने परिवार के अंदर उलझ जाएगा या संपत्ति के मोह में बंध जाएगा, तो वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए न तो संपत्ति का होना उचित माना और न ही अभिभावक वर्ग को परिवार रखने की इजाजत दी। आलोचक क्या कहते हैं कि आदर्श राज्य में इस प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था न केवल अमानवीय है बल्कि अमनोवैज्ञानिक भी है। अमानवीय मतलब ये मनुष्यों के साथ ज्यादती है कि आप उसको परिवार का सुख ही नहीं दे रहे हो, आप उसको संपत्ति का सुख ही नहीं दे रहे हो। और अमनोवैज्ञानिक किस लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम भी एक प्राणी हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं, हम दिन भर मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा परिवार आगे बढ़े, उसको सारी सुख सुविधाएं मिले। तो परिवार के मोह में बंधकर हम अपने काम को और ज्यादा अच्छी तरीके से करने की हमें प्रेरणा मिलती है। परिवार और संपत्ति हमें क्या कर रहा है, प्रेरित भी करता है काम करने के लिए। आलोचक ये कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक पक्ष पूरी तरह से प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था में नजर नहीं आता है। इसीलिए आदर्श राज्य में जिस साम्यवादी व्यवस्था की बात की गई है वो न केवल अमानवीय है, न केवल अमनोवैज्ञानिक है, बल्कि व्यक्ति को इन दोनों से पृथक रखना पूरी तरह से अव्यावहारिक भी है और अस्वाभाविक भी है।
मनुष्य के स्वभाव में परिवार और संपत्ति के साथ रहना एक आदत है। इस आदत से मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ उदारवादी विचारक क्या कहते हैं कि परिवार और संपत्ति तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार मतलब जो कोई प्रदान नहीं कर रहा है, वो अपने आप व्यक्ति को मिलते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो परिवार उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो परिवार रखना एक प्राकृतिक अधिकार है। उस परिवार के अंदर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर पाता है। तो अगर परिवार से उसको वंचित कर दिया जाएगा, इसका मतलब उसको उसके प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसी तरह से संपत्ति भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। अगर संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, इसका मतलब उसके प्राकृतिक अधिकारों का हनन होगा। तो उदारवादी क्या कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में जो आदर्श राज्य के अंदर प्लेटो बताता है, उसके अंदर प्राकृतिक अधिकारों के हनन की पूरी संभावना है, जो कि व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधक बन जाती है। एक और बात जो आलोचक कहते हैं कि जिस साम्यवाद का चित्रण प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आता है, वो प्राकृतिक संबंधों की उपेक्षा करता है। प्राकृतिक संबंध मतलब जैसे पिता पुत्र का संबंध। अभी हमने क्या कहा कि अभिभावक वर्ग में परिवार नहीं होगा, मतलब एक अभिभावक का, एक व्यक्ति का अपना कोई पुत्र नहीं होगा। ये तो प्राकृतिक संबंध है। परिवार के निर्माण में पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, ये स्वाभाविक और प्राकृतिक रिश्ते हैं। इन प्राकृतिक संबंधों की पूरी तरह से उपेक्षा प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में नजर आती है। इसी तरह से कुछ स्वाभाविक भावनाएं होती है, जैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति लगाव, है ना। और अब पिता अपने पुत्र के प्रति लगाव के कारण ही उस पुत्र को एक श्रेष्ठ जीवन देने के लिए बहुत सारे काम करता है। वो तल्लीनता के साथ, समर्पण के साथ काम करता है। तो और इसी तरह से पति पत्नी के बीच का जो स्वाभाविक लगाव है, और वही लगाव परिवार को, समाज को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इन स्वाभाविक भावनाओं की, इन स्वाभाविक संबंधों की उपेक्षा आदर्श राज्य में जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें देखने को मिलती है। तो ये एक और अगली आलोचना प्लेटो के साम्यवाद से जुड़ी हुई। अगली आलोचना हम बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दोषपूर्ण न्याय के सिद्धांत को चित्रित किया गया है। हमने पिछले कई टॉपिकों के अंदर ये देखा कि प्लेटो का जो विचार, राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु है, वो है उसका आदर्श राज्य। और वो आदर्श राज्य किस पर टिका हुआ है? उसके न्याय के सिद्धांत पर टिका हुआ है। लेकिन उसका ये आधार, आदर्श राज्य की जो नींव है न्याय की व्यवस्था, वो न्याय की व्यवस्था खुद दोषपूर्ण है। कैसे दोषपूर्ण है? क्योंकि प्लेटो ने न्याय को केवल नैतिक सिद्धांत के रूप में चित्रित किया। प्लेटो का न्याय का मतलब क्या था? न्याय के दो पक्ष हैं, एक सामाजिक न्याय और एक वैयक्तिक न्याय। ये दोनों न्याय कैसे स्थापित होते हैं कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रधान गुण के आधार पर काम करेगा, मतलब उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई कानून का नियंत्रण नहीं है, वो अंदर से प्रेरित होगा कि उसके अंदर जो प्रधान गुण है उसके आधार पर उसको काम करना है। अगर उसके अंदर साहस का गुण है तो वो सैनिक का काम करेगा, उसके अंदर अगर क्षुधा का गुण है प्रधान तो वो उत्पादन का काम करेगा, और उसके अंदर अगर विवेक का गुण प्रधान है तो वो शासन का काम करेगा। मतलब अंदर से उसकी प्रेरणा जागृत होगी और वो अपने प्रधान गुण के आधार पर काम करेगा। तो अंदर से जो भाव जागृत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये नैतिकता है। तो प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता पर आधारित है। उसमें कानूनी बाध्यता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि व्यक्ति को कानून के रूप में इस प्रकार न्याय प्रदान किया जाएगा या इस प्रकार कानून के आधार पर न्याय की स्थापना होगी। वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो वो न्याय विधि के आधार पर स्थापित होता है। कानून के हिसाब से क्या सही है, कानून के हिसाब से क्या गलत है, वही न्याय को परिभाषित करता है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य में इस विधि के तत्व की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इसमें केवल कर्तव्यों की बात की गई है। व्यक्ति के अपने विकास के लिए उसके पास अधिकार क्या होंगे, स्वतंत्रताएं क्या होगी, उन सब का कोई महत्व इस प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर नहीं आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य जिस न्याय पर टिका हुआ है वो केवल उसकी अपनी फिलॉसफी है, उसका अपना दर्शन है, व्यवहार में वो पूरी तरह से दोषपूर्ण नजर आता है। ये एक अगली आलोचना। अगली बात जो हम यहां पर बता सकते हैं, हाँ, तो वो ये है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में वर्गीय भेद नजर आता है। 3 वर्गों से उसका आदर्श राज्य बनता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। और इन तीनों वर्गों में वो भेदभाव करता है।
है ना। विशेषकर ये भेदभाव किसमें नजर आता है? उत्पादक वर्ग के अंदर नजर आता है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा उसके आदर्श राज्य में हमें देखने को मिलती है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा था, शिक्षा किसको दी जाएगी? तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, अर्थात केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी। अभिभावक वर्ग के लोगों, उत्पादक वर्ग के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह से शासन कौन चलाएगा? केवल दार्शनिक वर्ग शासन संचालन करेगा और उसके सहयोग के लिए सैनिक वर्ग रक्षा का काम करेगा। मतलब यहां पर भी अभिभावक वर्ग को ज्यादा महत्व दिया गया है। उत्पादक वर्ग को क्या कहा कि आपको केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, समाज की जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति के लिए आपको जो काम है केवल वही काम करना है, इसके अलावा आपको और कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो प्लेटो ने क्या, और ये क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि आप में, आपके अंदर श्रेष्ठ गुण नहीं है। उत्पादक वर्ग के लोगों में जो श्रेष्ठ गुण होना चाहिए, विवेक का, साहस का, वो गुण नहीं है। आपके अंदर केवल क्षुधा का गुण है, वासना का गुण है। इसीलिए आपको केवल उत्पादन का काम करना है। तो ये जो बात उत्पादक वर्ग के संबंध में प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आती है, उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य अप्रजातांत्रिक है। वहां पर एक वर्ग की पूरी उपेक्षा की गई है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि हर वर्ग को इक्वल महत्व, हर व्यक्ति को इक्वल अवसर और महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पूरे वर्ग की उपेक्षा की गई है और कुछ ही मतलब जो अभिभावक वर्ग है उसको ही महत्व दिया गया है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य अभिजात तंत्रीय है, एलिट क्लास है। एक एलिट क्लास का मतलब, अभिजन वर्ग का मतलब क्या है? जब आप एक वर्ग को, एक गुण के आधार पर एक वर्ग को विशेष महत्व देते हो तो वो अभिजात तंत्रीय व्यवस्था कही जाती है। प्लेटो के आदर्श राज्य में भी केवल अभिभावक वर्ग को महत्व दिया गया है। अन्य की भागीदारी, जिसमें हम उत्पादक वर्ग को ले रहे हैं, उसकी भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है, ना शिक्षा में ना शासन में। तो ये एक और अगली आलोचना। नेक्स्ट अगली बात अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिक शासक की निरंकुशता का परिचायक है। हम लोगों ने कल विशेषताओं में देखा था, राज्य का संचालन कौन कर रहा है? दार्शनिक वर्ग कर रहा है। दार्शनिक वर्ग में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उसमें से एक व्यक्ति को, दार्शनिक वर्ग में से ही एक व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आदर्श राज्य का स्थापना कौन कर रहा है? यही दार्शनिक वर्ग। और उसका संचालन भी कौन कर रहा है? यही दार्शनिक वर्ग और दार्शनिक शासक, जो पूरे आदर्श राज्य की स्थापना और संचालन में सहभागी है ना। अब प्लेटो के अगर बात को अगर हम मान लें तो क्या कहा गया कि प्लेटो का ये दार्शनिक शासक, ये दार्शनिक राजा जो है, वो चाहे एक व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ व्यक्ति अर्थात वर्ग भी हो सकता है, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। कल हम लोगों ने देखा था, दार्शनिक शासक के ऊपर ना तो जनमत का नियंत्रण है और ना ही किसी कानून का नियंत्रण है। ये शासक सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होगा, ऐसा प्लेटो ने कल्पना की। अगर हम ये मान लें कि कोई भी शासक नियंत्रण से मुक्त होगा तो क्या क्या संभावना रहती है कि वो शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, वो शासक केवल अपने हितों की पूर्ति में लग सकता है, वो शासक पूरी तरह से निरंकुश बन सकता है, वो शासक पूरी तरह से भ्रष्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब, एक नियंत्रण मुक्त शासक की कल्पना जो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर की, वो अनुचित भी है, अव्यावहारिक भी है और वो राज्य के हित में भी नहीं है। सेबाइन ने इसको क्या दिया है? कई बार इस पर भी आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है। सेबाइन ने इसको प्रबुद्ध निरंकुशता कहा है। देखिए, प्रबुद्ध निरंकुशता का मतलब क्या है? शासक कौन है? वो व्यक्ति जिसके पास विवेक है। प्रबुद्ध का मतलब जो विवेक से युक्त है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विवेक और प्रज्ञा की मात्रा ज्यादा है, उसी को दार्शनिक शासक बनाया जाता है। लेकिन उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपने विवेक के आधार पर शासन करेगा, ऐसा प्लेटो कहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा दार्शनिक वर्ग का ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विवेक की प्रधानता है, लेकिन उसके कार्यों के ऊपर, उसकी क्षमताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं है, तो सेबाइन उसको प्रबुद्ध निरंकुशता की संज्ञा देता है। ठीक है, तो ये एक बात। दूसरी बात, कुछ आलोचक क्या कहते हैं
कि प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति को सत्ता सौंपने की बात कही है। प्लेटो का क्या मानना था कि दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति में विवेक होता है, विवेक के आधार पर उसका अपना एक दर्शन, दर्शन का मतलब एक अलग सोच होती है, और इसीलिए उस दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति को ही सत्ता सौंपनी चाहिए। अब कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि अगर दार्शनिक वर्ग की सत्ता को दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति को अगर सत्ता सौंपते हैं तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर होता है उसका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सांसारिकता में अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। उसके अंदर वैराग्य की भावना होती है। वैराग्य की भावना का मतलब वो एक अलग ही दुनिया में रहना चाहता है, उसका इस सांसारिक मोहमाया से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब ऐसे व्यक्ति को जो कि वैराग्य की भावना से ग्रसित है, जिसका दीन दुनिया से, इस सांसारिक जगत से, भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसको शासक बना दिया जाएगा तो वो शासन की सत्ता का सही तरह से संचालन नहीं कर पाएगा। लोग उसकी सोच के अनुरूप खुद को नहीं ढाल पाएंगे, या वो लोगों के हितों को सही तरह से पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना एक अलग दर्शन है। तो इसीलिए दार्शनिक वर्ग को सत्ता सौंपना भी सही नहीं है। तो ये जो आलोचना है आदर्श राज्य में, वो दार्शनिक राजा जिसके पास की शासन की सत्ता है उसको लेकर आलोचकों के द्वारा की जाती है। फिर अगर एक अगली आलोचना हम कहें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो के आदर्श राज्य में दास प्रथा पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। प्लेटो का आदर्श राज्य दास प्रथा पर मौन है। हम ये बात यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो का ये राज्य आदर्श राज्य है। आदर्श का मतलब ऐसा राज्य जो जिसमें सब कुछ अच्छा है, जिसमें सारी अच्छाइयों, सारी नैतिकताओं का समावेश किया गया है, इसलिए यह आदर्श राज्य है। लेकिन इस आदर्श राज्य में एक बड़ी कमी क्या है कि इसमें दास प्रथा यानी कि गुलामी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया गया है। जबकि जो प्लेटो का समय था, तत्कालीन यूनान, उस तत्कालीन यूनान में दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। दास प्रथा एक विवादित और बहुचर्चित प्रथा थी। बहुचर्चित और विवादित का मतलब वहां पर हर संपन्न वर्ग कमजोर वर्ग व्यक्ति को अपना दास बनाता था और अपने हिसाब से उनसे काम करवाता था। तो पूरे यूनान में बहुतायत से दास प्रथा का प्रचलन था, और हम जानते हैं कि दास प्रथा सही नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी है, वो व्यक्ति की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा की विरोधी है। तो ऐसी ऐसी कुप्रथा, दास प्रथा तत्कालीन यूनान में प्रचलित थी। तो उम्मीद क्या की जा रही थी कि प्लेटो के आदर्श राज्य में इस दास प्रथा की समाप्ति के बारे में कुछ कहा जाएगा। आदर्श राज्य की कल्पना में ये अपेक्षा की गई थी कि प्लेटो इस घृणित और खराब कुप्रथा को समाप्त करने की बात कहेगा। लेकिन प्लेटो ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी पुस्तक में दास प्रथा के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, चुप रहा। तो आलोचक क्या कहते हैं कि कई बार चुप रहना, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, किसी व्यवस्था का समर्थन करने के बराबर होता है। मतलब चुप रहना किसी व्यवस्था का कि हामी ना, मतलब चुप रहना हां करने के बराबर होता है। तो अगर प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य के अंदर दास प्रथा पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से दास प्रथा का समर्थन करता है। और जब वो अप्रत्यक्ष रूप से दास प्रथा का समर्थन करता है तो फिर इस राज्य को आदर्श राज्य कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आदर्श राज्य में किसी भी अनैतिक कुप्रथा का कोई स्थान नहीं है, जबकि प्लेटो के आदर्श राज्य में दास प्रथा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित होती हुई नजर आती है। तो ये एक और अगली आलोचना, दास प्रथा पर मौन, प्लेटो के आदर्श राज्य में। अगली बात अगर हम कहें तो प्लेटो का आदर्श राज्य शासन के संगठनात्मक पक्ष की उपेक्षा करता है। अब इसको समझना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड है। शासन का संगठनात्मक पक्ष, संगठनात्मक पक्ष क्या मतलब है कि शासन को चलाने के लिए क्या क्या
चीजें आवश्यक हैं, है ना, क्या क्या तत्व सहायक हैं, वो शासन का संगठनात्मक पक्ष कहलाता है। अगर हम अब वर्तमान में बात कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहां पर एक संविधान होता है। संविधान का मतलब लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह, जिसके माध्यम से राज्य की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं होती है उनके संबंधों को निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति और राज्य के संबंधों, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों को बताया जाता है। ये सब संविधान के अंदर लिखित और अलिखित कानून करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में ऐसे किसी भी प्रकार के संविधान का उल्लेख नहीं है कि कैसे कार्यपालिका का निर्माण होगा, कैसे व्यवस्थापिका का काम होगा, किस किस प्रकार के नियंत्रण होंगे, लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे, जैसे वर्तमान में हमारा संविधान मूल अधिकार हमें देता है। तो ऐसे किसी भी संविधानिक ढांचे का उल्लेख प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर नहीं आता है। तो इसलिए हम पहली बात क्या कह रहे हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में संविधान की उपेक्षा की गई है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्लेटो ने विधि निर्माण की प्रणाली का भी पूरी तरह से उसको इग्नोर किया है, उसकी उपेक्षा की है। विधि का मतलब है कानून। शासन को चलाने के लिए कानूनों की जरूरत होती है। जैसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर संसद व्यवस्थापिकाएं हैं, हर राज्य के अंदर व्यवस्थापिकाएं हैं, और वो व्यवस्थापिकाएं जन भावनाओं को, जनहितों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित तरीके से वो निश्चित तरीका जो कानून के द्वारा स्थापित है, संविधान के द्वारा स्थापित है, उस निश्चित तरीके से कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून कैसे बनेगा कि शासक ने, दार्शनिक वर्ग ने अपने विवेक के आधार पर, जो उसको अच्छा लगा उस आधार पर वो जो कुछ भी बना रहा है वो कानून है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से एक निश्चित प्रणाली के आधार पर कानून बनाने की जो व्यवस्था वर्तमान में है, वैसी व्यवस्था का पूरा अभाव हमें प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आता है। तो हम क्या बता सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में विधि निर्माण की प्रणाली की भी उपेक्षा की गई है। तीसरी बात यहां पर हम कहें कि प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय और दंड के प्रबंध की व्यवस्था का अभाव नजर आता है। हालांकि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर टिका हुआ है, लेकिन उसका न्याय वर्तमान के न्याय से बिल्कुल अलग है। वर्तमान में न्याय का मतलब उचित और अनुचित विधि के आधार पर यह देखा जाता है क्या सही है, क्या गलत है, और जो गलत है उसको अवैध घोषित किया जाता है, और जो सही है उसको न्यायोचित माना जाता है। मतलब कुछ मापदंड तय किए गए हैं कानून के आधार पर। तो ऐसी जो न्याय की वर्तमान प्रणाली है, जिसमें विधि के महत्व को स्वीकार किया गया है, वो पूरी न्याय की प्रणाली प्लेटो के आदर्श राज्य में नदारद नजर आती है, हमें कहीं पर वो दिखती ही नहीं है। और जो दंडात्मक व्यवस्था है, न्याय को स्थापित करते हुए जो दंड की व्यवस्था वर्तमान में है, अपराधों को रोकने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए, वैसी दंडात्मक व्यवस्था का भी अभाव हमें प्लेटो के, व्यवस्थित दंडात्मक व्यवस्था का अभाव हमें प्लेटो के आदर्श राज्य में नजर आता है। तो ये एक और शासन का जो संगठनात्मक पक्ष है उसकी उपेक्षा है। फिर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं, राज्य को चलाने के लिए जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जिसमें हम कार्यपालिका की बात कर सकते हैं, हम व्यवस्थापिका की बात कर सकते हैं, ऐसी संस्थागत संरचनाओं की उपेक्षा भी प्लेटो के आदर्श राज्य में है। जैसे ये तो वो कहता है कि शासन की शक्तियां दार्शनिक वर्ग के पास होगी, लेकिन दार्शनिक वर्ग की नियुक्तियां, जिसको हम अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री के नाम से बता सकते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके कार्य क्या होंगे, उनके ऊपर लिमिटेशन, सीमाएं क्या होगी, इसके बारे में इस आदर्श राज्य के अंदर कोई बात नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर आदर्श एक राज्य को चलाने के लिए जो संगठनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो सारे संगठनात्मक पक्ष प्लेटो के आदर्श राज्य में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक और आलोचना प्लेटो के आदर्श राज्य की, इसमें संगठनात्मक पक्ष की उपेक्षा है। एक आखिरी बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य को समग्रतावादी राज्य कहें तो गलत नहीं होगा। समग्रतावादी राज्य, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टोटलिटेरियन स्टेट। समग्र का मतलब क्या होता है? समग्र का मतलब है सारा, सब कुछ, है ना। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में सब कुछ समर्पित कर दिया गया है, किसके लिए? राज्य के लिए। यहां सब कुछ का मतलब लोगों से है।
लोगों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है राज्य के हित में। आप लोगों ने देखा था, प्लेटो ने अपने न्याय के दौरान ये कहा था कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वो क्या कहता है कि राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित है, मतलब व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसके अपने कोई अरमान नहीं है। राज्य का लक्ष्य है आदर्श स्वरूप को प्राप्त करना। तो उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से समर्पित होना है। मतलब व्यक्ति को समग्र रूप से राज्य के अधीन कर दिया है, उसको कोई भी अधिकार नहीं दिया है, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी है। तो ऐसा राज्य जहां व्यक्ति पूरी तरह से राज्य के अधीन है, ऐसा राज्य जहां राज्य के द्वारा व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ऐसा राज्य जहां व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ऐसा राज्य जहां कला और साहित्य की अभिव्यक्ति की आजादी पर राज्य का नियंत्रण है, उसको समग्रतावादी राज्य कहेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में ये चीजें नजर आती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्लेटो का राज्य एक समग्रतावादी राज्य है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हुए केवल और केवल व्यक्तिगत कर्तव्यों पर बल दिया गया है, अधिकारों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। तो ये प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो समग्रतावादी राज्य का पोषक है। फिर एक और तर्क हम इस संदर्भ में क्या दे सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का पूरी तरह से नियंत्रण किया गया है। अब यहाँ इन दो चीजों को देखो, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर महत्व है। राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि शासन में भागीदारी किसको दी गई है? केवल और केवल अभिभावक वर्ग, और उसमें भी महत्व किसका है? केवल और केवल दार्शनिक वर्ग का। उत्पादक वर्ग जो समाज का बड़ा हिस्सा है, उसको राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार की भागीदारी से वंचित रखा गया है। ये राज्य का नियंत्रण है, दार्शनिक वर्ग नियंत्रित करता है उनको। तो एक ये जब एक बड़े वर्ग को, उत्पादक वर्ग को राज्य के काम में भाग लेने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या किया जा रहा है? उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित किया गया है। सामाजिक जीवन के नियंत्रण का मतलब क्या है? आपने देखा कि अभिभावक वर्ग के पास न तो परिवार होगा, न उसकी संपत्ति होगी। जब परिवार और संपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि आपको काम करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यहाँ तक कि आप अपने सामाजिक जीवन में अगर अपने कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसकी कला भी राज्य के द्वारा नियंत्रित की गई है, उसके साहित्य को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो ये सारे तथ्य क्या प्रमाणित करते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक समग्रतावादी राज्य है। और एक आखिरी तर्क हम यहाँ पर दे सकते हैं कि प्लेटो ने शासक को असीमित अधिकार दिए हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। दार्शनिक राजा, दार्शनिक वर्ग के ऊपर ना जनमत का नियंत्रण है, ना कानून का नियंत्रण है। वो केवल अपने विवेक से काम कर सकता है, और विवेक से काम करते हुए जब वो असीमित अधिकारों का प्रयोग करता है तो उनके तहत वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भी अन्याय कर सकता है, जिसकी इजाजत प्लेटो देता है। तो ये जितने भी प्रावधान किए हैं, वो प्रावधान एक तरह से प्लेटो के निरंकुश समग्रतावादी राज्य के चरित्र को उजागर करता है। तो ये कुल 10-11 आलोचनाएं जो थी वो अभी हम लोगों ने देखी। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवहार में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेटो का आदर्श राज्य एक प्रेरणा प्रदान करता है कि अगर राज्य को अच्छा बनाना है, आदर्श बनाना है, तो उसमें व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, शासक को विवेक से शासन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ राज्य के अंदर एकता, आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ता की स्थापना करनी होगी। तभी एक अच्छे राज्य को स्थापित किया जा सकता है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य कुछ अर्थों में प्रेरणादायक है, बाकी व्यवहार में इसकी स्थापना संभव नहीं है।